हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो मॉडल सेट पेपर का है बीएसएबी बोर्ड के लिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था वो था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो वो क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, जिसका आपका एग्जाम्पल मांगा था और एक्सप्रेशन मांगा था रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझ गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसका एग्जाम्पल और उसका आपको मांगा कि उसका एक्सप्रेशन बताइए। तो चलिए पहले एक एक करके समझते हैं व्हाट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए यहाँ पे समझिएगा, याद रखिएगा कि वैसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन, ये याद रखिएगा, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता हो फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट पे पावर कितना आना चाहिए, 1। रिएक्टेंट पे पावर कितना होना चाहिए, 1। अगर मान लो ऐसा कोई रिएक्शन होगा जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक रिएक्टेंट के एक ही पावर पे डिपेंड करता हो, या फिर मान लो रिएक्टेंट है ढेर सारा लेकिन सारे पावर का सम कितना होना चाहिए, 1, तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझिएगा फिर से क्या कहा हमने, when rate of reaction depends upon the first power of concentration term of reactant। रिएक्टेंट के केवल पहले पावर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लो, उसका जो पावर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1। अगर केवल उसी पे डिपेंड करेगा तो इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ देख लो, जैसे N2O5 है, ये इसका थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है, तो एक बार ऐसे होता है N2O3 + O2, एक और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन है। जैसे देखोगे 2N2O5, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो ये ऐसे भी टूटता है NO2 4NO2 + O2 में। तो यहाँ पे देखो ये कितना मोल दिख रहा है, देखने से तो ये 2 मोल लग रहा है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आप चाहे इसको याद रखो या इसको याद रखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैक्सिमम बुक्स में मिल जाता है कि देखने में 2 मोल है लेकिन ये किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, अब कहता है दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O2। तो H2O2 कैसे टूटेगा, H2O + ½ O2 में। तो इस तरह से जो टूटता है H2O2 का जो हाइड्रोलिसिस होता है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको 3 मार्क्स तो यहीं पे आ गए। कहाँ पे, ये 2 इसके एग्जाम्पल के आ गए। तो एक में क्या लिखोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 N2O3 + O2। दूसरा लिखोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O2 जिसमें H2O + ½ O2 बन गया। तो 2 मार्क्स यहाँ के हैं, 1 मार्क्स यहाँ के, 3 मार्क्स आपके हो गए। तो 3 मार्क्स, या फिर इसको भी आप लिख सकते हो 2N2O5 थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 4NO2 + O2। देखने में 2 मोल लग रहा है लेकिन यहाँ पे जिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इसमें जो ऑर्डर आता है कितना होता है, 1। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर आएगा वो कितना होगा, 1। क्या होता है क्या नहीं होता है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, जैसे हमने एक रिएक्शन एज्यूम किया है, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन लिया है, मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, एक हमने रिएक्शन लिया है जिसमें रिएक्टेंट मेरा A है और प्रोडक्ट मेरा B है। ठीक है, इनिशियली मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एकदम ढंग से समझिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, आपको टोटल का टोटल मार्क्स दे देगा। देखो होता क्या है ना, किताब वगैरह में बड़ा वेग तरह से लिखा रहता है तो जल्दी याद भी नहीं होता है। इस तरह से आप लिख करके एक बार याद करो, एकदम याद हो जाएगा। रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट मेरा B है। इनिशियली मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो टाइम t बराबर कितना होगा, 0। हमने मान लिया इसका कंसंट्रेशन कितना है, A मोल पर लीटर। तो शुरुआत में केवल कौन होगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो प्रोडक्ट मेरा कितना है, 0। इसको हमने कह दिया कंसंट्रेशन एट टाइम 0, रिटन एज C0 या C0 कह सकते हो। तो कंसंट्रेशन कहाँ पे, जब टाइम मेरा कितना है, 0। फिर से समझो एक बार, इनिशियल यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो एट टाइम t = 0 इसका कंसंट्रेशन कितना है, A मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 कितना माने, C0। शुरुआत में प्रोडक्ट कितना होगा, 0। ये क्लियर हुआ टर्म, शुरुआत में प्रोडक्ट मेरा 0 है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड किया, आगे बढ़ा, मान लो ये X टूटा, तो ये अब कितना बचेगा, A - X। इसको मान लिए कंसंट्रेशन एट टाइम t CT। क्लियर है। तो अगर ये X टूटा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, X, क्योंकि 1 मोल से अगर 1 मोल बन रहा है तो ये X टूटेगा तो X बनेगा। इतना चीज़ क्लियर है। चलो फिर से बोलो, शुरुआत में रिएक्टेंट कितना, A,
इसको हमने कह दिया कंसंट्रेशन एट टाइम 0। बाद में जब ये x टूट गया तो बचा कितना, a माइनस एक्स, इसको कह दिया कंसंट्रेशन एट टाइम t, किसका, रिएक्टेंट का। इतना सबको क्लियर है। अब आई, अब मेन चीज़ जो समझना है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमें क्या कहता है, यहाँ देखना, रेट लॉ क्या कहता है, कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस रेट कांस्टेंट, ए का पावर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, ये जो ऐसे टर्म दिखाते हैं, एक चीज़ याद रखना, इस तरह से कहीं भी लिखा रहता है, इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, इसका मतलब याद रखिएगा, मोलर कंसंट्रेशन। तो ये बता रहा है रिएक्टेंट ए का, ये बता रहा है रिएक्टेंट ए का मोलर कंसंट्रेशन का पावर कितना, 1। क्यों पावर 1? कि रेट एक्सप्रेशन में, सुना एक मिनट, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट का पावर होता है वही बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ कैसा था, फर्स्ट ऑर्डर, कैसा था, फर्स्ट ऑर्डर। तो फिर से बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। कौन सा कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और पावर में हमने कितना रख दिया, 1। क्यों 1? क्योंकि मेरा ऑर्डर कितना है, 1। शायद इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, जब हम रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखाएगा, माइनस dA/dt। कहोगे माइनस क्यों? क्योंकि समय के साथ ये कंसंट्रेशन घट रहा है, ये चीज़ समझिएगा। माइनस क्यों? क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। सो माइनस dA/dt इक्वल टू k इंटू ए का पावर 1। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफरेंशियल टर्म में लिख दिए। ये डिफरेंशियल टर्म समझ में आया? फिर से बोलो, ए का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है, तो माइनस dA/dt डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, और इधर से रेट लॉ बराबर क्या था, k इंटू ए का पावर 1। अब एक काम करो, ए का टर्म की तरफ ए ले लो। मतलब हमने क्या किया, यहाँ देखो, माइनस dA/, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस dA/a, तो माइनस dA/a, इस dt को लेके यहाँ चले गए तो k dt। क्लियर है? अब हम क्या किए, जब टाइम मेरा 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था, C0, और जब टाइम t था तो कंसंट्रेशन कितना था, Ct। मतलब ये हम लिमिट दे करके इसको इंटीग्रेट कर दिए। फिर से सुनिएगा, जब टाइम t 0 था तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना था, C0। जब टाइम t मेरा 0 था इनिशियली तो कंसंट्रेशन कितना था, C0। जब टाइम t है तो कंसंट्रेशन कितना है, Ct। लिमिट मिल गया, हम दोनों को इंटीग्रेट कर दिए। क्लियर है? जैसे ही इंटीग्रेट करोगे, अब मैं फिर से इसको ऊपर कर दूं, एकदम क्लियर रहना चाहिए, एकदम हर चीज़ क्लियर दिखाई देना चाहिए। यहाँ देखो, तो यहाँ देखना, ये dA/a का इंटीग्रेशन होता है ln a, मतलब नेचुरल लॉग a। दिस इज लॉग है, दिस इज नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग a। माइनस है अभी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ऐसे क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या लिखते हैं जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन चूंकि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। फिर से सुनिएगा, dA/a का इंटीग्रेशन लॉग a, नेचुरल लॉग a। क्लियर है? चूंकि यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन में अगर है तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ऐसे होता है जनरली, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस साइन है तो उलट गया, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो लोअर में क्या था, C0, तो क्या हो गया, ln C0, ऊपर वाला है Ct, तो ln Ct बराबर kT। ये समझ में आया? ln हमने लिख दिया, ये क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। इतना तक क्लियर हुआ? एकदम लिख के बाबू 2 बार लिखिएगा, ये याद हो जाएगा, एकदम लिखिए, एक्सप्रेशन याद हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है इसका जो एक्सप्रेशन हमको मिला, गौर से देखिएगा, हमने क्या कहा, वहाँ था मेरा, गौर से देखो क्या था, ln C0 माइनस ln Ct बराबर क्या आ गया था, kT। तो हम इसको क्या जानते हैं, log a माइनस log b बराबर हम लिख सकते हैं ln a/b बराबर kT। देखो, तो यही एक्सप्रेशन यहाँ लिखा गया, मतलब log a माइनस log b को हम लिख दिया log a/b, यानी C0/Ct इक्वल टू kT। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल लॉग को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक फैक्टर आता है 2.303, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर सुनिएगा, नेचुरल लॉग को जब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। वो फैक्टर कौन सा है, 2.303। क्लियर है?
यहाँ था C0/Ct इक्वल टू Kt। हो गया मेरे पास एक्सप्रेशन तैयार। यही एक्सप्रेशन है। इनिशियली कंसंट्रेशन कितना था A, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ था A माइनस एक्स, तो 2.303 लॉग A/A-x बराबर K इंटू टी। ये क्या है मेरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। शायद समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? बेटा एक बार एक काम करना, सबसे पहले एक बार डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट होगा उसका पावर कितना होगा 1। उसका 2 एग्जाम्पल लिख के याद कर लो, एक्सप्रेशन एक बार लिख के याद कर लो, आपको 5 का 5 मार्क्स यहाँ पे दे देगा इस तरह से अगर आप लिख दोगे तो। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। डिफाइन ओस्मोसिस, डिफाइन ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद कहता है हाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। सुनिएगा, पहले तो डेफिनेशन कहा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का बताओ। इसका मतलब समझा, नॉन वोलाटाइल मतलब जिसका वेपर नहीं बनेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी पानी में जाके जो नहीं टूटेगा, मतलब डिसोसिएशन नहीं होगा, वेंटर फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो ये क्लियर होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल जिसका वेपर नहीं बनेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी जो टूटेगा नहीं, उसका सॉल्यूट का हमको कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या निकालो। कैसे निकालेंगे इसका मोलर मास वो बताओ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ओस्मोसिस डिफाइन करते हैं। व्हाट इज ओस्मोसिस, व्हाट इज ओस्मोसिस, चलिए अच्छे से डिफाइन करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो हिंदी में इसको कहते हैं परासरण। परासरण, जो लोग हिंदी पढ़ते होंगे कोई बात नहीं बेटा, बट कोशिश करो इतना इंग्लिश आराम से लिख सकते हो। हिंदी में हम आपको बोल रहे हैं, 2 बार सुनिएगा समझ में आ जाएगा दैट, और इतना आप लिख सकते हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर साइंस पढ़ते हो तो इतना आप लिख सकते हो। कहता है ओस्मोसिस, याद रखना एक चीज़ में टर्म छूट गया, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ है, टर्म है, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब समझिएगा, देखो कहता है यहाँ पे लिख लेना, अगर नोट्स होगा तो उसमें ये टर्म जोड़ दीजिएगा, अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, मतलब ये केवल सॉल्वेंट को पास करने देता है। फिर सुनिएगा, ये जो सेमी परमिएबल, सेमी मतलब क्या होता है हाफ, सेमी मतलब क्या होता है हाफ, मतलब सॉल्यूशन में 2 हिस्सा होता है, जैसा जनरली, मतलब कोई एक्सेप्शनल केस नहीं लो, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सेमी मतलब क्या, हाफ, उसका आधा हिस्सा को पास करने देता है। कौन सा हिस्सा पास करने देगा, तो याद रखिए केवल सॉल्वेंट को पास करने देता है, सॉल्यूट को पास नहीं करता। सॉल्यूट कहाँ से पास करता है, वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, वो बाद की बात। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लिया गया दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका काम क्या होता है, केवल किसको पास करने देगा, सॉल्वेंट को। किसको, सॉल्वेंट को। तो कहता है, पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ देते हैं, फिर बाद में डेफिनेशन समझाएंगे। कहता है सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब जिसमें कंसंट्रेशन कम है यानी पानी ज़्यादा है। डाइल्यूट मतलब फिर से समझो, कंसंट्रेशन कम है यानी पानी ज़्यादा है, वहाँ से कहाँ पे, टू दी कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन मतलब, कंसंट्रेटेड मतलब वो ज़्यादा, मान लो उसमें ज़्यादा चीनी है, ज़्यादा नमक है, तो मिठास ज़्यादा होगा, तो उसमें पानी क्या होगा, कम होगा। तो जहाँ पानी कम है, जहाँ पानी ज़्यादा था, वहाँ से पहुँचेगा कहाँ से, कम वाले में, यानी डाइल्यूट से किधर पहुँचेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्यों, क्योंकि ये केवल पास करने देगा, केवल किसको, सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को पास नहीं करने देगा। दिस इज कॉल्ड ओस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। रुकिएगा, क्या कहा, नहीं समझ में आता है। सुनिए, ये बायोलॉजी में लोग, बायोलॉजी वाले लोग बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, बट जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है उसको समझिएगा, उसको समझिएगा। मैं एक साथ समझा देता हूँ। यहाँ देखो, ये मैंने एक मतलब जो केमिस्ट्री में जैसे हम सोचते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलके बना होगा, जनरली एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, मतलब एक एक ले रहे हैं। मान लेते हैं कि 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। एक सॉल्यूशन ए मान लिया, एक सॉल्यूशन बी मान लिया। दिस इज सेपरेटेड बाय द सेमी एसपीएम, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 5, यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 10। मान लो यहाँ सॉल्वेंट ले लिया 95, यहाँ सॉल्वेंट ले लिया 90, दोनों में सॉल्यूशन कितना हो गया 100 और 100। बोलो जी, यहाँ सॉल्यूट कितना है 5, यहाँ सॉल्यूट कितना है 10। मान लो ये सॉल्यूट आपका सिरप हो, मान लो
शुगर सिरप, तो ये अगर 10 मिलीलीटर है, 10 मिलीलीटर है तो ऑफकोर्स ये मीठा होगा। अगर मान लो ये शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पे शुगर सिरप लिए हैं 10 ml, तो ये ज़्यादा मीठा होगा। तो मीठा होगा तो इसको क्या कहोगे? कंसनट्रेटेड। क्या कहोगे? कंसनट्रेटेड। और यहाँ पे शुगर सिरप चूंकि कम है तो कम मिठास होगा, तो क्या कहोगे? डाइल्यूट। इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? डाइल्यूट। लेकिन गौर से देखो, ये जो बीच में मेम्ब्रेन है, ये जो बीच में मेम्ब्रेन है विच अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, केवल किसको पास करने देगा? सॉल्वेंट पार्टिकल को। केवल किसको? सॉल्वेंट पार्टिकल को। तो गौर से बताओ, पानी ज़्यादा किधर है? ए में। ए में देखो 95 है और बी में कितना है? 90। तो पानी किधर से किधर जाएगा? ए से बी में। दिस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। कैसे याद रहेगा? ऐसे याद करो, हम जो जैसे सिखाते हैं क्लास में। ओस मतलब क्या होता है? पानी का बूंद। ओस मतलब क्या होता है जी? पानी का बूंद। ओस्मोसिस यानी कि पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ? फ्रॉम दी डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। कहोगे क्यों? क्योंकि पानी है किस में ज़्यादा? डाइल्यूट में ज़्यादा है। कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाइयर टू लोअर। कहाँ से कहाँ? हाइयर टू लोअर। तो पानी ज़्यादा कहाँ है? पानी ज़्यादा है मेरा डाइल्यूट में। तो डाइल्यूट से कहाँ जाएगा? कंसंट्रेशन में। केवल किसका फ्लो? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यहाँ पे मान लिया वाटर है, तो वाटर का फ्लो या सॉल्वेंट का फ्लो थ्रू ए सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड ओस्मोसिस। शायद डेफिनेशन समझ में आ गया। व्हाट इज ओस्मोसिस? फ्लो of solvent from dilute solution to concentrated solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. Clear है टर्म? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, मैं इसे पीछे ही बता देता। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार पीछे फिर से जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि मान लो कोई सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस हो रहा है। जैसे यहाँ कहा हमने कि यहाँ ऑस्मोसिस हो रहा था, ठीक है, अच्छी बात है। ए से बी में ऑस्मोसिस हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो, तो बी क्या कर रहा है? बी क्या कर रहा है? मैं इधर आता हूँ। बी क्या कर रहा है? ये पानी को खींच रहा है। पानी को क्या कर रहा है? खींच रहा है। अब एक बात बताओ, हम बी पे इतना प्रेशर डालें कि ये फ्लो जो है पानी का, ये रुक जाए। फिर सुना, बी क्या कर रहा है? पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी को उधर से खींच रहा है। हम यहाँ पे इतना प्रेशर डालें कि ये पानी आना बंद हो जाए। हम इतना प्रेशर डालें कि ये पानी आना बंद हो जाए। तो पानी जो आ रहा था उसको क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। हमने प्रेशर डाला, उसको रोक दिया, दैट इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का, बी का। फिर से देखो, फिर से बोलो, क्या बोला? इसमें क्या हुआ? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या था? इधर से पानी खींच रहा था, हमने इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला ताकि क्या हो जाए? ये जो ओस्मोसिस है ये रुक जाए। तो ये ओस्मोसिस जब रुक जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। यहाँ आपको नहीं पढ़ना है रिवर्स ओस्मोसिस, एक थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर वो प्रेशर हम ज़्यादा कर दें तो ये पानी का फ्लो उल्टा हो सकता है। ये पानी का फ्लो क्या हो सकता है? उल्टा हो सकता है। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस, जिसका आरओ वाटर का जो एग्जाम्पल है वो इसी का है। यहाँ पे इतना प्रेशर डाल दो कि ये उल्टा हो जाए, पानी अब इधर कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट में जाने लगे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस। वो हमें नहीं पढ़ना है। फिर सुनो, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में गया ओस्मोसिस, हमने यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर डाला बी पे ताकि ओस्मोसिस रुक जाए, दैट इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? चलिए, अब इसका जो एक्सप्रेशन हमें जानना है, पहले इसका डेफिनेशन। व्हाट इज ओस्मोटिक प्रेशर? हमने क्या कहा? द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन पे अप्लाई करो, उसके सरफेस पे, टू जस्ट प्रिवेंट दी ओस्मोसिस, ओस्मोसिस को रोक देने के लिए। फिर सुनो, ओस्मोसिस को रोक देने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन पे जो हो रहा था उस पे अप्लाई करो, दैट इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोसिस रुक गया जितने प्रेशर से, दैट इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? चलिए, अब कहता है लॉ ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर, जो कि वेंट ऑफ का दिया हुआ है। लॉ ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर कहता है, सुनते जाइएगा एक एक करके, यहाँ दो लॉ है। कहता है ओस्मोटिक प्रेशर पाई, इसको नोटेशन होता है पाई से, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सी। एक बात बताओ, जितना ज़्यादा चीनी होगा तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा मिठास होगा, तो पानी दूसरी तरफ से क्या करेगा? ज़्यादा खींचेगा। तो ऑफकोर्स ओस्मोसिस ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा ओस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? दूसरा कहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो किसी का भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो जो मोमेंट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो ऑफकोर्स
टेम्परेचर भी क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो दो फैक्टर आया, कौन कौन? पहला कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। दोनों को कंबाइन कर दिया, पाई एक सी पे डिपेंड किया था, पाई टी पे डिपेंड किया था, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट डालेंगे तो ये कांस्टेंट ही कहलाता है आर। आर वही है जो गैस कांस्टेंट आप पढ़े हो, आर वही चीज है जो आप गैस कांस्टेंट आप पढ़े हो। व्हाट इज गैस कांस्टेंट? याद है आर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। वो बात की बात, वो सब वैल्यू वही सेम वैल्यू यहाँ भी यूज करना है। बट यहाँ पे जो आर है इसको कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, क्योंकि ये सॉल्यूशन के लिए डिफाइन हो रहा है, ये गैस के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है। वही कांस्टेंट है, वही सब कुछ है, थोड़ा सा अंतर है, बस याद रखिए क्या, आर वहाँ पे था गैस कांस्टेंट, यहाँ पे है सॉल्यूशन कांस्टेंट। वैल्यू भी बिल्कुल वही है, क्योंकि यहाँ भी वही लीटर एटमॉस्फेयर में सारा चीज़ लेते हैं। चलिए आइएगा, सी यहाँ पे क्या था? कंसंट्रेशन। कैसे डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन को? मोल बाय वॉल्यूम, मोल्स पर लीटर। अरे कंसंट्रेशन कैसे बोलते हैं? मोल्स पर लीटर, यानी मोल्स बाय वॉल्यूम, एन बाई वी। एन बाई वी को यहाँ रख दो, तो यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? पाई बराबर एन बाई वी आर टी। यहाँ पे एन क्या हुआ? मोल। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी डब्ल्यू बाई एम। अब एक काम करो, एन की जगह रखो डब्ल्यू बाई एम, भी को हम इधर ले गया तो क्या हो गया? पाई भी एन बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू बाई एम इंटू आर टी। क्लियर है? यही मेरा एक्सप्रेशन है। यहाँ पे m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर हमको सब कुछ पता होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? r का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। r का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ। अगर किन्हीं को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये चूँकि यहाँ पे चूँकि ये प्रेशर का टर्म है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये इसको एटमॉस्फेयर में लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं, और चूँकि यहाँ एटमॉस्फेयर में और लीटर में ले लिए इसलिए एटमॉस्फेरिक और लीटर वाला टर्म हुआ। टेम्परेचर मेरा किस में होता है? केल्विन में। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मोल्स वगैरह है तो मोल के टर्म में होगा। क्लियर है ये टर्म? ये शायद क्लियर हो गया होगा। यही आर का वैल्यू लेंगे और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो चलिए ये इसका पहला पार्ट मैं दो क्वेश्चन करके डाल रहा हूँ, तो ये आपका पहला पार्ट है। एकदम पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और एक काम और कीजिएगा, लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन है, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन, एक बार काइंडली उसको कर जाइए, एक बार उसको काइंडली खुद से कीजिए, खुद से। हर चीज़ पर डिपेंडेंसी मत बनाइए। बट ये जो आपका मॉडल सेट पेपर में था, मैं इसे टोटल क्वेश्चन जल्द ही डाल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।